आज हम इकाई 6 गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे। तो केपलर ने ग्रहों के संबंधित कुछ नियम दिए थे, है ना, जिन्हें केपलर का नियम कहते हैं। केपलर का प्रथम नियम फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर, इसे कक्षा का नियम भी कहते हैं, है ना। केपलर के अनुसार इसका पहला नियम क्या है? प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घ वृत्तीय कक्ष में गति करता है। मान लो ये क्या है? सूर्य है, ठीक है। तो कोई भी ग्रह क्या करता है? दीर्घवृत्तीय पथ में ये कोई ग्रह है मान लो, तो ये दीर्घवृत्तीय कक्ष में सूर्य के चारों ओर गति कर, और सूर्य कहाँ होता है? नाभि में होता है। और सूर्य इसकी नाभि में होता है, ठीक है। तो केपलर का प्रथम नियम क्या है? प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण या गति करता है, और सूर्य इसकी नाभि में होता है। और जो प्रत्येक ग्रह होता है जो सूर्य के चारों ओर गति करता है, तो प्रत्येक ग्रह की कक्षा क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। इसे कक्षा का नियम भी कहते हैं, ठीक है। केपलर का दूसरा नियम केपलर का दूसरा नियम क्या है? मान लो ये सूर्य है ना, और ये ग्रह है। मान लो सूर्य और ग्रह को एक काल्पनिक रेखा से मिलाते हैं, है ना। तो इसके सूर्य से मिलाने वाली रेखा, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, जो कुछ समय बाद मान लो ग्रह की स्थिति यहाँ पहुँच जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो क्षेत्रफल तय करता है ग्रह, है ना। मान लो यहाँ से अब एक काल्पनिक रेखा यहाँ पहुँच गई, है ना। ग्रह इतना समय में इतनी दूरी तय किया, तो समान समय है। मान लो एक ग्रह जितने समय में इतनी दूरी तय करेगा, उतने ही दूरी उतने समय में दूसरे जगह भी तय करेगा। मान लो अब ग्रह की स्थिति यहाँ आ गई, फिर यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचेगा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, तो जो इस समय क्षेत्रफल है, यदि टाइम बराबर है दोनों का, तो जो क्षेत्रफल है वो भी बराबर होंगे। मतलब समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। तो ये समान क्षेत्रफल तय करती है समान समय में, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? किसी भी ग्रह को
सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है ना, समान समय अंतरालों में, समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक है, इस नियम को क्षेत्रफल का नियम कहते हैं। ठीक है, मान लो क्या है, एस सूर्य है, तो जो क्षेत्रफल होगा SAB और SCD क्या होंगे, समान होंगे। मान लो S सूर्य की स्थिति है ना, क्या है, S सूर्य की स्थिति, तो क्षेत्रफल SAB और SCD क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, अतः क्या कह सकते हैं, अतः इस नियमानुसार क्या होगा, किसी ग्रह को A से B तक जाने में A को B तक जाने में A से B तक जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय C से D तक जाने में लगता है, C से D तक जाने में लगता है। ठीक है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि जब ग्रह क्या होता है, सूर्य से दूर होता है, तो जो सूर्य की चाल होती है, रेखी चाल, वो क्या होती है, न्यूनतम होती है। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रह जब सूर्य से दूर होता है तो उसकी रेखीय चाल क्या होती है, न्यूनतम होती है। और यदि ग्रह सूर्य के करीब हो, सूर्य के पास होती है, तो
उसकी रेखीय चाल अधिक होती है। ठीक है, तो ये क्या है? केपलर का ग्रहों के गति संबंधी क्षेत्रफल का नियम है ना, दूसरा नियम। अब केपलर का तीसरा नियम, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नियम। केपलर का तीसरा नियम, किसी ग्रह के परिभ्रमण काल, किसी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग। ठीक है, किसी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग, किसी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी के घन, मतलब क्यूब, है ना। क्यूब की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, क्या है तीसरा नियम? किसी ग्रह का परिभ्रमण काल जो सूर्य के उस ग्रह से माध्य दूरी है उसके घन के अनुक्रमानुपाती होता है। अब मान लो किसी ग्रह का परिभ्रमण काल क्या है? T है ना, और ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी क्या है? माध्य दूरी R है, R हो तो क्या होगा? तो इस नियमानुसार क्या होगा? T अनुक्रमानुपाती होगा परिभ्रमण काल का वर्ग, है ना। परिभ्रमण काल का वर्ग उसके माध्य दूरी के अनुक्रमानुपाती होगा, है ना, के क्यूब के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो T² समानुपाती R³। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं T² बराबर समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक K ले लेते हैं, R³। ठीक है, जहाँ क्या है? जहाँ K क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक कांस्टेंट है ना। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो ग्रह सूर्य के नज़दीक होता है उसका परिभ्रमण काल क्या होता है? कम होता है। इस समीकरण से स्पष्ट है कि जो ग्रह सूर्य से नज़दीक
होता है उसका परिभ्रमण काल कम होता है तथा जो ग्रह सूर्य से दूर होता है उसका परिभ्रमण काल अधिक होता है। ठीक है। केपलर के द्वितीय नियम की व्युत्पत्ति। ठीक है। डेरिवेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ केपलर। केपलर के द्वितीय नियम की व्युत्पत्ति। तो केपलर का दूसरा नियम क्या है कि किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। अर्थात किसी ग्रह की क्षेत्रीय चाल क्या होती है, समान होती है। यही है ना केपलर के द्वितीय नियम की परिभाषा, जिसे हम क्षेत्रफल का भी नियम कहते हैं। तो इसकी व्युत्पत्ति करेंगे। मान लो ये क्या है, सूर्य है ना। यहाँ पर एक ग्रह गति कर रहा है ना। ये क्या है, व्यास में कोई ग्रह ए से बी तक जाने में। ये क्या है, काल्पनिक रेखा है ना, आर। ए से बी तक जाने में मान लो यहाँ से ए से बी तक जाने में कितना समय लगा है, डेल टी। सदिश आर द्वारा डेल टी समय में तय किया गया क्षेत्रफल। त्रिभुज एस ए बी के लगभग बराबर होगा। तो मान लो किसी ग्रह को दीर्घवृत्तीय कक्षा में है ना, ए से बी तक जाने में डेल टी समय लगता है। तब सदिश आर द्वारा डेल टी समय में तय किया गया क्षेत्रफल। ठीक है। जो ये छायांकित भाग है उतना तय करता है ना दूरी, क्षेत्रफल। छायांकित त्रिभुज एस ए बी के लगभग बराबर होता है। ठीक है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ले लेंगे। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? सदिश डेल ए बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार क्या है? r, सदिश r क्रॉस आधार गुणित ऊंचाई क्या है? a से b, सदिश ए बी, r क्रॉस सदिश ए बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 सदिश r क्रॉस ए बी के जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए से बी तक जाने में जो वेग लगेगा ग्रह को, है ना, वह क्या है? v, सदिश v। ठीक है, डॉट ए से बी तक जाने में लगने वाला समय डेल टी। ठीक है, जहां v क्या है? ग्रह का वेग। ठीक है, तो v के जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 r क्यूब 1/2 सदिश r क्रॉस v के जगह हम लिख सकते हैं सदिश p बटा m इंटू डेल टी। ये कहाँ से आया? चूंकि हम जानते हैं ना, चूंकि रेखीय संवेग p बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। ठीक, तो यहाँ से आ गया। ठीक, v की जगह हम p बटा m लिख दिए है ना यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 m को इधर ले गए हम, तो सदिश r क्रॉस सदिश p, ठीक, इंटू डेल टी। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये क्या है? डेल ए सदिश डेल ए। ठीक, तो इसको हम क्या से लिख सकते हैं? डेल ए सदिश डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल टू 1/2m सदिश r क्रॉस सदिश p। ठीक, अब किंतु संवेग बराबर क्या होता है? कोणीय संवेग बराबर कोणीय संवेग बराबर कोणीय संवेग L बराबर R इंटू और क्रॉस P। कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणित दूरी, है ना। तो क्या करेंगे? R और P की जगह कोणीय संवेग रख देंगे L यहाँ। ठीक है, तो डेल A अपॉन डेल T सदिश डेल A बराबर डेल T इक्वल टू 1/2m और RP के जगह क्या रख देंगे? कोणीय संवेग सदिश L। ठीक है, क्या है? गुरुत्वीय बल क्या होता है? केंद्रीय बल होता है ना। गुरुत्वीय बल क्या होता है? गुरुत्वीय बल केंद्रीय बल होता है। ठीक है, मतलब केंद्रीय बल क्या होता है? कांस्टेंट, है ना।
इसलिए एल बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, अतः डेल सदिश ए अपॉन डेल टी इक्वल टू 1/2m, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो डेल ए अपॉन डेल टी बराबर, इसे पूरे को क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो इस प्रकार किसी ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है। इस प्रकार किसी ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है। और यही क्या है, केपलर का द्वितीय नियम। यही केपलर का द्वितीय नियम है। ठीक है।